कि हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अगर कोई है तो हमारा अध्यात्म, स्पिरिचुअल साइंस, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति और संस्कार पद्धति, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, वैल्यू बेस्ड फैमिली सिस्टम और परिवार पद्धति के साथ इतिहास, संस्कृति और विरासत को लेकर जिसका उल्लेख हम भारतीय संस्कृति के रूप में करते हैं, जो पुरातन हिंदू संस्कृति है, उसके आधार पर विश्व के बारे में, विश्व का कल्याण करने की बात करके हम वसुधैव कुटुंबकम इस भाव में हमारे देश में काम कर रहे हैं। एक बात जरूर है कि हमारे देश को आत्मनिर्भर भारत बनाना है और उसमें युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। पूरे दुनिया में हमारा देश ऐसा है कि जहां की 60% आबादी ये 18 से 35 वर्ष के आयु की है। ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है और सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली और आत्मनिर्भर भारत बनाने में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। और ये युवाओं को विशेष रूप से प्रेरित करने का, विजन देने का, दिशा देने का काम विवेकानंद जी ने आइकॉन के रूप में हमें सबको एक मार्गदर्शन दिया है। आप सब लोग चाहते कि हमारे देश में सस्टेनेबल ग्रोथ और फ्यूचरिस्टिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये हमारे लिए बहुत बड़ा मिशन है। मंच पर बैठे हुए जिनका हमने गौरव किया है, उन्होंने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। सही में विकास की मायने में उसकी परिभाषा को समझकर हम किस किस प्रकार का विकास करना चाहते हैं, उसकी क्लैरिटी हमारे सबके मन में आनी चाहिए। जो फिजिकल डेवलपमेंट है, जिसमें वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन होगा, जिससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी और हम वेल्थ क्रिएटर नहीं, हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर, रोजगार निर्माण करने की क्षमता को हमको बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि हमारी पॉपुलेशन, ये हमारे लिए स्ट्रेंथ भी है और इतने बड़े पॉपुलेशन की इकोनॉमी के बारे में सोचना भी हमारा कथम कर्तव्य भी है। पर यह करते समय सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये हमारे देश की परंपरा है। हम यही कहते आ रहे हैं कि भाई विश्व का कल्याण हो। हमने ये कभी नहीं कहा कि मेरा कल्याण पहले हो, बाद में विश्व का कल्याण हो। हमारी संस्कृति में हमने यही कहा है कि विश्व का कल्याण पहले हो। और इसलिए वसुधैव कुटुंबकम ये हमारे लिए एक उद्दिष्ट भी है, एक मिशन भी है और एक विचार भी है। और इसमें हमारी जो सोसाइटी है उसके 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। एक है इथिक्स, दूसरी इकोनॉमी और तीसरी है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। आजकल यूनो में और वर्ल्ड की भाषा में जो हमारे स्वामी जी कहते हैं वही बात आजकल पाश्चात्य लोग भी कहने लगे हैं। वो हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स की बात करते हैं। ये जो हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स है, इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेलिंग में चर्चा नहीं हुई है। सबको रोटी, कपड़ा, मकान मिले, सबको अच्छी शिक्षा मिले, सबकी स्वास्थ्य की सुविधाएं प्राप्त हो, सबको शिक्षा के जो अधिकार है फंडामेंटल, सभी शिक्षा का जो शिक्षा वो लेना चाहता है वो उसको मिले। और सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे सबके जीवन को सुखमय करने के लिए हमको बिजली भी चाहिए, पानी भी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं भी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जिसका आज हमको विचार करना पड़ेगा, इथिक्स, इकोनॉमी। इथिक्स तो विवेकानंद जी ने हमारे सामने रखे और अभी इन सब लोगों ने उसकी चर्चा भी की है। इकोनॉमी, जिसके लिए हम लगातार एक्सपोर्ट को बढ़ा रहे हैं, इंपोर्ट को कम कर रहे हैं। हमारे ग्रोथ रेट में एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का 12% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, 22 से 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है और 52 से 54% हमारे सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है। जो हमारे 500 ब्लॉक्स है, जिसको मोदी जी ने, जो हमारे सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, उनमें विशेष ध्यान देने का हमने निर्णय किया है। एस्पिरेंट ब्लॉक्स, एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स 120 है और वहां रोजगार निर्माण करना, वहां का जीवन सस्टेनेबल बनाना और वहां की इकोनॉमी को मजबूत करने की भी योजना हमने तैयार की है। स्वाभाविक रूप से जल, जमीन, जंगल और जानवर,
इसके आधार पर कि जो हमारी इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी को विज्ञान के साथ जोड़कर, मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन ये दो शब्दों में फर्क है। हम वेस्टर्नाइजेशन की तरफ नहीं जा रहे, हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा कि हम 3-4 साल से कोशिश करते आए। स्वामी जी, आपको भी इसमें, आपने दोनों ने भी काफी आगे आकर भूमिका लेनी चाहिए, ऐसा मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि 1952 में हमारे ब्राजील में, यहाँ की गिर गाय की जात ब्राजील में गई थी और उस गाय को वहां 60 लीटर दूध देती है, देशी गाय। तो स्वाभाविक रूप से वहां की गाय को देखकर उससे जो बूल हुआ, उसका नाम था टोरेंडो, और उसका सीमेंस हमने यहां का लाकर हमारे 2 लीटर के गाय को दिया और उससे जो गोरी तैयार हुई 20 लीटर के गाय की तैयार हुई। फिर इसमें रिसर्च हुआ, जैसे बेटी बचाओ अभियान है वैसे इसको गाय में करने की आवश्यकता नहीं है। अब टेक्नोलॉजी आई है कि 100% गोरी होगी और गोरी जो होगी वो देशी ही होगी और धीरे धीरे 22-25 लीटर की गाय होगी। उसमें एम्ब्रियो ट्रांसफर का भी काम शुरू हो गया। मैंने नागपुर में भारत सरकार के सहयोग से एक लेबोरेटरी शुरू की और हमारे पास अभी 12 गोरियां और 6 गोरे एम्ब्रियो ट्रांसफर से तैयार हुए। मैं अभी सांगली गया था, तो सांगली में चितड़े करके है, बहुत बड़ा है, दूध का उनका काम है, करीब 15-20 लाख लीटर दूध रोज, 25 लाख लीटर दूध लेते हैं, मिठाई बनाते हैं। शरद पवार जी मैं थे वहां, हमने उस सेंटर का उद्घाटन किया। फिर अभी मैं बारामती गया था शरद पवार जी के यहाँ, वहां भी मैंने इसी सेंटर का उद्घाटन किया। हमें अगर देश में जितनी हुस्टन, जर्सी, पाश्चात्य हमारी जो नस्लें है, अगर हम ये साहिवाल, गिर और राठी, इसमें अच्छे दूध देने वाली गाय का ब्रीड इकट्ठा करके अगर ये एम्ब्रियो ट्रांसफर का काम करके हर गाय अगर हमारी 20 लीटर 22 लीटर दूध देने वाली होगी तो किसान आत्महत्या क्यों करेगा। गोमूत्र का उपयोग फिनाइल से लेकर दवाइयों तक होगा। मैं एमएसएमई का मंत्री था तो अभी 150 फैक्ट्री खुली है गोबर से पेंट बनाने की, जो अच्छा पेंट तैयार हो रहा है। और एक गाय और एक नीम का झाड़ और एक परिवार अच्छे सस्टेनेबल रूप से जी सकता है। तो अब हमें इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के साथ हमें अलग अलग बातों, कल मैं परसों कश्मीर में था, पश्मीना शाल, तो मैं एलजी के साथ था गवर्नर साहब के साथ, तो मैंने कहा आपके एग्रीकल्चर सेक्रेटरी को बुलाइए। तो मैंने उनको बुलाकर पूछा कि हमारे नासिक में एक सह्याद्री फार्म है, वो 1500 करोड़ के द्राक्ष उन्होंने एक्सपोर्ट किए। तो मैं उनके अभी फार्म पर गया था, शिंदे करके है, फार्मर प्रोड्यूस कंपनी है। उन्होंने स्पेन से एक स्पेशल द्राक्ष की कुछ कलमें लाई और उसका ब्रीडिंग करके उन्होंने ऐसी जात तैयार की कि आज वर्ल्ड मार्केट में हमारा वहां का ग्रेप फिर से एक्सपोर्ट होने लगा। तो मैंने उनको यह पूछा कि जो वर्ल्ड में अच्छी एप्पल की जात है उसकी कलम यहां लाकर कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड का एप्पल भी हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड का क्यों नहीं बना सकते, ताकि हमारा एक्सपोर्ट होगा, हमको अच्छे भाव मिलेंगे। हमारे संतरे के लिए अब वहां रिसर्च कर रहे हैं, वो स्पेन से संतरा लाया, इसराइल से लाया, ब्राजील से लाया, और उसमें से हमारी जो नागपुरी संतरा जो है, नागपुर ऑरेंज, उसके ब्रीड को वो रिसर्च कर रहे हैं। तो ये जो एक प्रकार से हमारी मूलभूत बातों को विज्ञान, तंत्र विज्ञान के साथ जोड़कर विश्व में उसको प्रथम क्रमांक पर ले जाना, क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू, उसकी टेस्ट के हिसाब से, इसमें विज्ञान का भी आधार लेना, और विवेकानंद जी ने हर बात में इसका उल्लेख किया है। जो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट है वो सबसे प्राथमिकता है। मैं अक्सर 2 बातें कहता हूं, नॉलेज टू वेल्थ, और दूसरी बात कहता हूं वेस्ट टू वेल्थ। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ हमारा भविष्य है। ज्ञान हासिल करना, हमारे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अगर कहीं है तो हम ये अभिमान के साथ कह सकते हैं कि भारतीय है। अमेरिका में और यूरोप में अच्छे डॉक्टर्स हैं, तो 10 में से 6 डॉक्टर भारतीय हैं, इस बात का हमको गौरव होता है। तो विश्व को केवल मेडिकल सर्विसेज में नहीं, केवल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में नहीं,
तो बायोटेक्नोलॉजी से लेकर एग्रीकल्चर तक सब क्षेत्र में दिशा देने की क्षमता और कुवत अगर विश्व में किसी देश में है तो वो हिंदुस्तान में है। और इसी बात की प्रेरणा विवेकानंद जी ने हमको दी थी। और इसीलिए ये आज के इसमें सबसे पहली बात मैं विवेकानंद जी का स्मरण करके आपको कहूंगा, सभी बातों पर तो बात चर्चा करने के लिए इतना टाइम नहीं है। विवेकानंद जी का एक प्रिंसिपल था कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। स्पिरिचुअल बातें उन्होंने बहुत सिंपल शब्दों में रखी थी। तो मैं आपको यही कहूंगा कि विवेकानंद जी की बातों के तरफ उसको हम आइकॉन के रूप में उनको स्वीकार करते हैं। तो सबसे पहली बात है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। थोड़ा कठिनाइयां है। वेस्ट टू वेल्थ, नो पर्सन इज वेस्ट एंड नो मटेरियल इज वेस्ट। It is depending upon the appropriate technology, appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth. मुझे बहुत खुशी हुई कि दिल्ली में 3 माउंटेन है कचरे के। मैं बहुत दिन से अस्वस्थ था कि ये टूरिस्ट स्पॉट को कैसे हटाया जाए। ये दिल्ली का दाग है। तो अभी स्वामी जी हम दिल्ली का एक रोड बना रहे हैं, ये पानीपत से रिंग रोड UR 2, जिससे आप चंडीगढ़ से आते समय पेरिफेरल रोड से एयरपोर्ट जाने के लिए 2 घंटे लगते हैं। अब ये रोड से हम 20 मिनट में लेके जाएंगे द्वारका, और द्वारका से मुंबई दिल्ली हाईवे डायरेक्ट जयपुर जाएंगे, और द्वारका से द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना रहे 10,000 करोड़ का 30 किलोमीटर, और वहीं से वो शिव मूर्ति के पास से 2 टनल बना रहे हैं। एक टनल T3 पे जाएगी एयरपोर्ट में अंदर से अंदर एयर स्ट्रिप के नीचे से, और दूसरी वसंत विहार जाएगी। तो ये जो धौला कुआं से गुड़गांव की तरफ जाने वाला ट्रैफिक है, कल रात को मैं देख रहा था लाइट ही लाइट दिखते, इतना ट्रैफिक जाम, तो ये आधा ट्रैफिक कम हो जाएगा। तो सबसे पहला काम हमने किया कि 20 लाख टन कचरा दिल्ली का रोड में डाल दिया। और विवेकानंद जी के सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात को याद रखते हुए हमने तय किया है कि 2 साल के अंदर ये दिल्ली की जो हमारे टूरिस्ट स्पॉट है 3 माउंटेन बने कचरे के, हम इसको पूरा समाप्त कर देंगे, ये हमने किया। अभी परली जो है राइस स्ट्रॉ, ये पानीपत में इंडियन ऑयल के बहुत पीछे हम लगे थे। हमने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट शुरू किया है कि राइस स्ट्रॉ से 1 लाख लीटर इथेनॉल रोज बनता है और 150 टन बायो बिटुमिन बनता है। अब परली में वैल्यू क्रिएशन करने के लिए हमने एक पॉलिसी ला रहे हैं कि हर किसान ट्रैक्टर मोल्डेड यूनिट में परली से बिटुमिन बनाएगा। 70% बिटुमिन, 30% बायोचार यानी ऑर्गेनिक कार्बन जो खेती में काम में आएगा, और जो बिटुमिन बनेगा वो पूरा हम खरीद लेंगे। उसमें से 50 लाख टन इंडियन रिफाइनरी देती है और 30 लाख टन हम इंपोर्ट करते हैं, और परली जला के प्रदूषण होता है, और परली से बिटुमिन बनेगा, उससे रोड बनेंगे और इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। 5 टन ऑफ परली ये ग्रीन एनर्जी है। मुझे लगता है बिटाया की पॉलिसी लाई है। एक 15 साल पुराना ट्रक जितना पोल्यूशन करता है वो आज के जो नए 15 ट्रक है उसके बराबरी में है। तो स्वाभाविक रूप से एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन, अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हैं तो पहले इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, प्लांटेशन करना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन कम करना होगा। और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि इस बातों के लिए बहुत सी बातें कहने लायक है, पर समय की कमी है। मैं इतना ही कहूंगा कि वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। एक तरफ हमें डेवलपमेंट भी करना है, और 2070 तक मोदी जी ने कहा है कि कार्बन न्यूट्रल, इसमें हमारे उद्दिष्टों को भी साध्य करना है। तो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है, और मैं मानता हूं कि इसमें युवा पीढ़ी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें आप स्वामी जी ने कहा ही होगा कि हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए। हमने प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना चाहिए, एनर्जी, ग्रीन एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग। अब मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी में बैठ के आया हूं, अब मैंने, और मेरा उद्देश्य है, दिस इज माई लाइफ मिशन एंड लाइफ टारगेट फॉर मी, कि आने वाले 5 साल में ये पेट्रोल डीजल को समाप्त करना, ये मैंने तय किया।
आज सुबह मेरे पास इलेक्ट्रिक बस के मैन्युफैक्चरर हैदराबाद आंध्र प्रदेश के आए थे। उन्होंने कहा कि 40 टन का इलेक्ट्रिक ट्रक बनाया, अब उसका लॉन्चिंग करने का समय दो। आज हुंडई के मैनेजिंग डायरेक्टर मेरे पास आए थे। मैंने कहा फ्लेक्स इंजन की गाड़ियां जल्दी लाई है, टोयोटो ने लाई है। 100% इथेनॉल पे गाड़ी चलेगी, वो जो कैमरी जैसा मॉडल था ना, और उसमें 40% बिजली तैयार करेगा और 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव आएगा, सस्ता, और प्रदूषण भी नहीं होगा। तो हमें एक तरफ ये जो अल्टरनेटिव इलेक्ट्रिक का हाईवे हम बना रहे हैं, जो मैंने कहा कि जो आप चंडीगढ़ से आते हैं वहां से केबल डालकर इलेक्ट्रिक का हाईवे जयपुर तक लेके जाएंगे, और आने वाले समय में ट्रक और बसेस ये केबल के जाकर इलेक्ट्रिक पर चले गए। अभी बेस्ट वालों का सत्कार हुआ, इलेक्ट्रिक बस मैंने ही लॉन्च की थी मुंबई में, ये अशोक लेलैंड वालों ने। तो मैंने उनको कहा कि अब लग्जरी बस यूरोप में जो डबल डेकर है, अब मैंने अच्छा हाईवे बना है, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में। परसों मैं गया था स्वामी जी नए रोड पर, आपको दिसंबर विश्वास दिलाता हूं कि दिल्ली से देहरादून फ्लाइट बंद हो जाएगी। 2 घंटे में देहरादून, 1.5 घंटे में हरिद्वार, 2.5 घंटे में चंडीगढ़, 4 घंटे में अमृतसर, 6 घंटे में कटरा, 8 घंटे में श्रीनगर, 12 घंटे में मुंबई, 2 घंटे में जयपुर। और ये भी प्रवास पेट्रोल डीजल पर नहीं, ये बायो सीएनजी, बायो एलएनजी, एथेनॉल, इलेक्ट्रिक एंड हाइड्रोजन। मेरे पास हाइड्रोजन की भी गाड़ी है, उस गाड़ी का नाम है मिराई। जापान में उसका अर्थ होता है मिराई का फ्यूचर। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी जो है उसका हम उपयोग करेंगे, वही सस्टेनेबल भारत की हमारी संकल्पना है। और हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स जिसका पाश्चात्य लोग बोलते हैं, वो सर्वे पे सुखेन संतु, यही संकल्पना हमारी भारतीय सिद्धा इतिहास संस्कृति से विवेकानंद जी जैसे और साधु संतों के माध्यम से हमारे पास आई है। तो सस्टेनेबल ग्रोथ में विवेकानंद जी का सपना एक तरफ साकार करते हुए, एक तरफ सुखी समृद्ध संपन्न भारत, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण, और विश्व की नंबर 1 की सुपर इकोनॉमिक पावर, पर उसके साथ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के भी सभी जो स्टैंडर्ड्स है उसको पूरा करके जीरो एमिशन कार्बन का, इसके साथ हमारे देश का विकास, यही सस्टेनेबल ग्रोथ की संकल्पना है। मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे यहाँ पहले साइकिल आदमी को खींचने का काम करता था, आदमी को ढोने का काम करता था। मैं जब मंत्री बना तो मुझे बड़ा बचपन से इस बात की बहुत घृणा है, ये अमानवीय है, मानवीय शोषण की कल्पना थी। तो मैंने उस समय मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा का बिल लाया, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई चली, और आज मुझे खुशी है कि 1 करोड़ लोग जो आदमी को आदमी ढोने का काम करते थे, साइकिल रिक्शा चलाते थे या कंधे पे रखकर ढोते थे, ये प्रथा लगभग समाप्त हुई। यही सस्टेनेबल भारत की संकल्पना है। ऐसी छोटी छोटी बातों को हमको नष्ट करना है, और सस्टेनेबिलिटी के और इकोनॉमी के साथ साथ, विकास के साथ साथ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। और यही हमारी विवेकानंद जी का हमारे भारत के बारे में सपना था, और उसी को पूरा करने में हमारे विशेष रूप से विवेकानंद जी का स्मरण करके ये फाउंडेशन लगातार काम करता रहा है। इनके अनेक कार्यक्रमों में जाकर आया हूँ, आते रहता हूँ, और आज मुझे करीब 6:35 पर हवाई जहाज पकड़ना है, तो मुझे जाना भी है, समय की कमी है। पर पहले एक बार मुझे मेरे ऑफिस ने कहा कि आप वीडियो से संदेश दो, तो मैंने कहा जब आज स्वामी जी को और इनको सबको सत्कार करना है, उनका आशीर्वाद लेना है, तो वीडियो से संदेश की बात मत करो। मैं थोड़े समय के लिए भी जाऊंगा और उनसे आशीर्वाद भी लूंगा। मैं फिर से एक बार स्वामी जी को, हमारे मुनि जी को, और विशेष रूप से जिनका सत्कार है उनको सबका अभिनंदन करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और हम सब लोग विवेकानंद जी के सपनों का, भविष्य का भारत निर्माण करने के लिए युवा पीढ़ी विशेष रूप से जो है वो विज्ञान, तंत्र विज्ञान के साथ मौलिक मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, परिवार पद्धति और मूल्यों के साथ जीवन पद्धति, इसके साथ स्पिरिचुअल साइंस में भी विकसित करते हुए योग विज्ञान, अध्यात्म, इसके आधार पर हम विश्वगुरु बन सकते हैं और विवेकानंद जी का सपना पूरा कर सकते हैं। हम सब लोग मिलकर स्वामी जी के आशीर्वाद से और मार्गदर्शन में इस कार्य को पूरा करने की कोशिश करेंगे। फिर से एक बार मैं विवेकानंद जी को अभिवादन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।